प्रभुता पर कभी किसी हिंदुस्तानी ने कोई सीधा हमला नहीं किया, लेकिन अब जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका का एकाधिकार खत्म होने जा रहा है। प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र केंद्र सरकार की इसी कोशिश की अगली कड़ी है। सवाल उठता यह है कि क्या नए कानून से जजों की नियुक्ति करने पर इस प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। सवाल यह भी है कि जजों की प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र केंद्र सरकार की इसी कोशिश की अगली कड़ी है। सवाल उठता यह है कि क्या नए कानून से जजों की नियुक्ति करने पर इस प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। सवाल यह भी है कि जजों की नियुक्ति के मामले में विधायिका की भूमिका होनी चाहिए। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जजों को नियुक्त करने पर इस बिल की जरूरत है भी या नहीं। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश विधानसभा का ये विशेष सत्र जिस मामले में खासा महत्वपूर्ण है वो है जजों की नियुक्ति से जुड़ा NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल 2014। इस ऐतिहासिक बिल को लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार पास करा चुकी है। अब 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूर कराने के बाद ये लागू हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा का ये विशेष सत्र इसी बिल के लिए बुलाया गया है। दरअसल इस बिल की कवायद सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तबादले और प्रमोशन के लिए एक आयोग बनाना है जिसका नाम है NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आयोग के मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और 2 प्रतिष्ठित नागरिक इसके सदस्य होंगे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल भारतीय संविधान में 121वें संशोधन के बाद आया है और ये संशोधन 3 अलग अलग निर्णय जिसमें न्यायपालिका ने स्वयं अपने निर्णय खुद करने का अधिकार कर लिया था, उस पर 4 संविधान संशोधन और 6 कमेटियों की रिपोर्ट, 26 पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों की सहमति और भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश सभी अटॉर्नी जनरल और न्यायविदों की सहमति के बाद भारत की संसद में सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है कि राजस्थान की विधानसभा उन आदि विधानसभाओं में पहली विधानसभा बन रही है जो इसका समर्थन कर रही है। ये बिल मूल रूप से संविधान की उस भावना के अनुसार है जिसमें संविधान निर्माताओं ने कहा था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का अपना अपना रोल है, तीनों अपने अपने लेवल पर स्वतंत्र है। NJAC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ताकि सरकार इसमें कोई फेरबदल न कर सके। आयोग के 6 में से 2 सदस्य अगर किसी उम्मीदवार पर सहमत नहीं हैं, तो नियुक्ति नहीं होगी। राष्ट्रपति आयोग का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा तो राष्ट्रपति को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन वो नियुक्ति कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होगा। तो जल्दी ही 1993 से शुरू हुआ कॉलेजियम सिस्टम इतिहास बन जाएगा। संविधान, कानून और संस्थाओं पर नजर रखने वालों के लिए ये बिल वाकई ऐतिहासिक है। सरकार का कहना है कि ये बिल विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों के समान बंटवारे और आदर पर टिका है। इसे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं समझा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दा बेहद जटिल है क्योंकि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका में सिस्टम किस तरह से चलता है आमतौर पर लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे इस वक्त। जस्टिस पानाचंद जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे भी तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आना चाहूंगा जैन साहब आपके पास। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, NJAC आएगा, क्या समझें इससे आने वाले वक्त में क्या दिखाई देगा? क्या ये इस तरह से समझें कि विधायिका की कोशिश है कि न्यायपालिका के दायरे में घुसने की, या फिर ये व्यवस्था सही है, ठीक हो रहा है? देखिएगा, ये बात सही है कि जुडिशियल सिस्टम से जो हमारी कार्यपालिका है वो काफी घबराई हुई है।
हाँ। इसलिए घबराई हुई है कि न्यायपालिका ये मानती है कि कार्यपालिका अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है, जो संविधान ने उनके दायित्व दिए हैं उनके अनुसार वो कार्य नहीं कर रही है, और कहीं कहीं सिस्टम में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं। तो इससे जो है कार्यपालिका ऐसा मालूम पड़ता है कि थोड़ा नाराज है और किसी न किसी प्रकार से न्यायपालिका के अंकुश लगाना चाहती है, इनके पर कतरना चाहती है। आज जो न्यायपालिका में नियुक्ति का जो सिस्टम चला आ रहा है उसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है 1993 के जो निर्णय है, जो संविधान पीठ का निर्णय है उसके अनुसार है, और उसकी जो है पुष्टि की है 1998 के निर्णय ने। तो ये दो निर्णय हैं जिन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 124 जो है इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका अपने रूप से स्वतंत्र है, कार्यपालिका अपने रूप से स्वतंत्र है, और विधायिका अपने रूप से। लेकिन विधायिका का अंकुश भी न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस को समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए विधायिका को भी जो है न्यायपालिका के पर काटने जैसी बात करना ये संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। जहां तक अब ये जो सिस्टम जो इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये जो सिस्टम है कॉलेजियम के सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है, ये संवैधानिक रूप से उचित है। मेरी ये मान्यता है कि संवैधानिक रूप से ये इंटरफेरेंस है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में, और 124 की अभी तक जो व्याख्या, अनुच्छेद 124 की जो व्याख्या अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने और विभिन्न न्यायालयों ने की है वो यही है कि कॉलेजियम सिस्टम में केवल इतनी सी बात है कि चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन की बात है, दूसरे जजेस की नहीं है। ठीक है। दूसरे जजेस का तो वो ठीक है कि भाई चीफ जस्टिस को अधिकार दिया है, तो कहीं ऐसा न हो कि चीफ जस्टिस का कोई डगमगा जावे, किसी प्रकार से कोई गलती कर जाए, इसलिए वो अपने साथ जैसा मैं आपके पास में आऊंगा, क्योंकि जस्टिस काटजू ने भी इसे लेकर के बहुत कुछ कहा था और उस पर भी मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन इस बीच ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, क्या ये सिस्टम जैसा कि कह रहे हैं कि ये पर कतरने की कोशिश है न्यायपालिका की, या फिर ये समझा जाए क्योंकि जो न्यायपालिका में जजेस होते हैं वो जनता की तरफ से चुन करके नहीं जाते। सवाल ये कि अगर अपने से मिलीभगत करके कुछ भी कर लें, किसी को क्या पता चलता है? कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उन जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए जिसको कि जनता चुन करके भेजती है। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए, या फिर हमें भरोसा रखना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका जो कर रही है बेहतरीन कर रही है? देखिए, एक बात बता दूं कि जो कुछ गारंटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दी हुई है, जजों को और कार्यपालिका को, विधायिका को उनको समझना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। जैसे प्रीपर्स का मामला आया था या संपत्ति के अधिकार का मामला आया था, तो जजों से एक अपेक्षा की जा रही थी कि बदले हुए सामाजिक परिवेश में उन सब चीजों को समझें। न्यायपालिका आंखें बंद करके जो निर्णय करने का सिलसिला रहा है वो ना रहे, और यही वजह रही कि इसमें एक परिवर्तन की मांग और इससे कार्यपालिका और विधायिका का एक अपेक्षा रही जजों के साथ में न्यायपालिका से कि उनको सामाजिक हितों को सोचते हुए अपनी चीजों की व्याख्या करनी चाहिए। ये ना होने से कई सारे नुकसान हुए, और शायद मेरा सा ख्याल है कि इसीलिए विधायिका अपना हस्तक्षेप चाहती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप वाला सीधा उस तरीके से हो रहा। मनस्थिति और मानसिकता बदलने की बात को लेकर के कार्यपालिका निश्चित रूप से उसमें हस्तक्षेप चाहती है, और ये मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि बदले हुए समाज में जिस तरीके से निर्णय किए जाने चाहिए, जिस तरीके से सवालों को देखा जाना चाहिए, वो निगाह बदलनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि इस तरह का कॉलेजियम जो है सिस्टम, उसमें इस तरह के लोग हों जो बदले हुए, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि जो बिल आया है उसमें जिस तरीके से किया जा रहा है वो ठीक ही है। बिल्कुल। जैन साहब, इस बात का जिक्र पहले भी किया गया, और ये आप ही की बिरादरी से आने वाले काटजू साहब ने इस बात का जिक्र किया किस तरह से आपसी मिलीभगत भी होती है। कई ऐसे जजेस भी हैं जिनके फैसलों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता रहा, उनकी नैतिकता पर भी भरोसा किया जाता रहा। लेकिन तमिलनाडु के एक जज के केस में किस तरह से उन्होंने खुलासा किया, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस होना चाहिए, एक रुकावट होनी चाहिए, एक दायरा ऐसा बनाया जाना चाहिए जहां पर सब कुछ एक संप्रभुता के अंडर में नहीं हो, कहीं कोई रुकावट हो कम से कम। देखिएगा, जहां तक कार्यपालिका का सवाल है, ये स्पष्ट रूप से हर कॉर्नर पर यह आवाज उठ रही है कि कार्यपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ऊपर से नीचे तक है। जहां तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल है, हो सकता है कुछ इसमें आ जाते हों,
और आते होंगे। कार्ड ने कहा है वो भी कहीं कहीं सच हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से तो नहीं कि सारा सिस्टम ही बेकार है। आज जो है कार्यपालिका का तो सारा सिस्टम बेकार हो चुका है, जबकि न्यायपालिका अभी तक भी जो है, जिस दिन न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर अगर कमी आ जाएगी, गणतंत्र उसी रोज फेल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं है हमारे देश में, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। सिंगल जजमेंट भी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का नहीं बतलाया जा सकता जिसमें इस प्रकार की भावना जो है अभिव्यक्त की गई हो। इसलिए यह कहना कि न्यायपालिका में जो है ये इनका इंटरफेरेंस होना जरूरी है, क्या फायदा होगा? आप किस आदमी को लेकर आएंगे? आज एक आदमी ने भी किसी से कह दिया, न्यायपालिका ने कहा कि हमें तो ये है, और मान लीजिएगा वो कहता है कि नहीं जी इसको तो नहीं होना चाहिए, तो वो तो सिस्टम वो कभी नियुक्ति हो ही नहीं पाएगी। तो ये सिस्टम गलत है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। हमारा सिस्टम जो आज चला आ रहा है, तो इसमें क्यों इंटरफेरेंस किया जाए? पर इसके अंदर तमाम जगहों से लोगों को जोड़ा गया है। कानून मंत्री भी इसके अंदर रहेंगे, इसके अंदर जो प्रबुद्ध 2 लोग हैं वो भी रहेंगे, न्यायपालिका से भी जो सर्वोच्च पद पर आसीन है वो रहेंगे। तमाम अलग अलग जगहों से लोग इसके अंदर शामिल हैं, वो तरफ से प्रतिक्रियाएं देंगे। वीटो की पावर भी दी गई है ताकि सर्वसम्मति से फैसला हो। वो एक ऐसा व्यक्ति बैठे जिसके पास में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो और वो देश के भरोसे पर हो। क्या इसमें गड़बड़ है? नहीं, देखिएगा, एक आदमी भी अगर किसी प्रकार की कोई उंगली उठाता है तो फिर उस सिस्टम में रह कहां जाता है? तो किसी भी प्रकार से किसी के खिलाफ भी उठा सकता है। इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 6 सिस्टम आखिर में 6 जजेस मिलकर करते हैं। 6 जजेस मिलकर एक चीज को लाते हैं। 6 के 6 जजेस तो बदमाश नहीं हो सकते। आखिर में कहां से कहां पर जाके जो है वो पहुंचे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में इस प्रकार की कोई बात निकालना ये सर्वथा गलत है। प्रश्न तो आज यही है कि 124 में क्या संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 124 में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये एक जो है संविधान का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब तक 121वां संशोधन पास नहीं हो जाता, इस विधायिका को यानी पार्लियामेंट को या इस विधायिका को राजस्थान विधानसभा को किसी भी प्रकार से कानून पास करने का अधिकार नहीं है। और नरीमन ने जो कि एक बहुत वरिष्ठ जो वकील हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है, बिना 121 का संशोधन किए हुए कोई कानून बन ही नहीं सकता। तो ये कानून का धरातल ही गलत है, ये कानून का अस्तित्व ही गलत है। जवाब उनसे भी लेंगे जिनके हाथ में कानून बनाने की जिम्मेदारी है और जिस पार्टी की तरफ से कानून लाने की कोशिश की गई है। जोगाराम पटेल साहब बीजेपी विधायक ब्रेक के बाद में मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी बुनियादी बहस चल रही है और शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र किया कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में एक बहुत नैरो गैप होता है, एक विश्वास की लकीर है जो लंबे समय से चली आ रही है। क्या ये उसको पार करने की कोशिश है विधायिका की तरफ से? लगातार इस पर बहस जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम? नो नो नो। बस दीजिए 6999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। जन की अरदास प्रभु पास। हर आस्था का आधार अर्चना अगरबत्ती। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर।
छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार ये बड़ी बहस जारी है और बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आर्टिकल 121, 124 का जिक्र होता हुआ दिखाई दिया और जाहिर तौर पर अब ये बात यहां से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब सवाल जनप्रतिनिधियों से है कि आखिर न्यायपालिका में हस्तक्षेप का अधिकार आपको दिया किसने। ये सीधा सवाल है जैन साहब का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगाराम पटेल साहब और इस बीच शकुंतला रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी सुनेंगे। लेकिन जोगाराम पटेल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये समझा जाए कि अब हर चीज विधायिका तय करेगी, नेतागिरी तय करेगी, नेता तय करेंगे? क्या न्याय व्यवस्था पर आपका विश्वास नहीं है? देखिए, ये आशंका बिल्कुल निर्मूल है। आर्टिकल 124 के सब क्लोज 2 में जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती थी, उसमें जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में न्यायपालिका को साथ रखते हुए, थोड़ा संशोधन करते हुए कार्यपालिका का भी साथ रखा गया है। इसीलिए यह आशंका कि न्यायपालिका को इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति या ट्रांसफर या इम्पीचमेंट को अलग रखा गया है, बिल्कुल गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति इसके आयोग के अध्यक्ष हैं, दो सीनियर मोस्ट जजेस इसके सदस्य हैं, और उसके बाद लॉ मिनिस्टर और 2 प्रोमिनेंट लीडर जो माननीय मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर द्वारा चुना जाएगा। ऐसी आशंका करना बिल्कुल निर्मूल है। ये व्यवस्था जो होगी, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास कायम करेगी। चलिए, ठीक है। शकुंतला जी जुड़ी हुई है, जरा उनसे भी बात कर लें। शकुंतला जी, वैसे तो तमाम विरोध होते हैं एक दूसरे नेता से, एक दूसरी पार्टी से। इस मामले पर सब एक कि न्यायपालिका पर कंट्रोल हो जाए। वो इसलिए कि विरोध नहीं होता। कभी भी कोई सही बात होती है तो उस पर कोई विरोध नहीं होता है। अगर आगे भी कोई सरकार ऐसा कदम उठाती है तो उस पर कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है कि भाई न्यायपालिका इसमें बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कोर्ट का कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल परिवारवाद, कि भाई उसका बेटा भी लॉयर है, उसका भतीजा भी है, और फिर वो जज तक की जो है नियुक्ति सभी अपने ही परिवार में, अपने रिश्तेदारों में करते जा रहे थे। तो एक खुद स्वयं के पद की ही जो नियुक्ति कर रहे थे, तो इसके लिए तो होना चाहिए कोई ना कोई तो कंट्रोल या सभी की सहमति से जो भी उचित हुआ। जैसे जैन साहब, आपके पास में आता हूँ। ये तो राजशाही सी हो गई थी न्यायपालिका में, जो आरोप लग रहे हैं कि बेटे का बेटा और उसका भी बेटा और फिर उसके बाद उसका भी बेटा ये जुडिशरी में आता जाए। पूर्ववर्ती सरकारें ये सिस्टम कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत नहीं, कारणवश नहीं हो सका है। देखिए, अच्छी बात है। सर्वोच्च न्यायालय का सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा कोई भी घटना नहीं है। ये केवल मात्र कुछ जगह जो है यहाँ पर घटनाएं हैं, लोअर कोर्ट में है या जुडी या हाई कोर्ट में भी एक आध जज का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ पर है? तो ऐसा आम बात कह दी विधायिका जी ने, एक ऐसी बात कह दी, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। न किसी प्रकार का कहीं संकट आया है, न किसी, तो इसमें कोई बात क्यों करे, इस प्रकार की बात आवे। जहां तक जो है जोगाराम जी ने कहा कि 124 में उन्होंने इस बात को पढ़ लिया कि साहब जो है इसमें विधायिका का जो है वो हस्तक्षेप होना चाहिए। 124 में ये बात है ही नहीं। कंसल्टेशन बाय द चीफ जस्टिस है। जब कंसल्टेशन ऑफ चीफ, जब इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा, जब विधायिका को कानून बनाने का पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त होगा। आज की तारीख में 124 की जो व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की है, जो अडिग है, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का लक्षण है और जिसके आधार पर आज हमारी सारी जुडिशरी और सारा गणतंत्र का सिस्टम बना हुआ है। पटेल साहब, इसके लिए कहा यह जा रहा है कि आपके पास तब तक अधिकार नहीं है जब तक कि सहमति ना हो, और सहमति बनी नहीं उससे पहले आपने कानून लाने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की। खैर, राज्यसभा और लोकसभा से तो हो गया, विधानसभा के ऊपर दारोमदार है। जब आपके पास ये
कानूनन हक ही नहीं था तो इतनी दादागिरी क्यों? पहले आपने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, जानने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, दादागिरी नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और ये है, मैं माननीय जज साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये प्रस्ताव किया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जो कंसल्टेट करते हैं, वो कंसल्टेट पहले चीफ जस्टिस से करते थे, चीफ जस्टिस 2 माननीय जज से करते हैं। अब कंसल्टेट जो है उसके स्थान पर एक निश्चित मैकेनिज्म बना दिया है कि आप माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, जिसका नाम आयोग दिया गया है, वो निश्चित प्रक्रिया के तहत निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जो है उसके अध्यक्ष हैं, 2 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश जो है उसके सदस्य हैं और 3 अन्य सदस्य हैं, जिसमें एक लॉ मिनिस्टर है, 2 हिंदुस्तान के वो सम्मानित प्रबुद्ध नागरिक आएंगे। तो इस पर अविश्वास करने का क्या कारण है, ये मेरे समझ से बाहर के विचार। मेरा ऐसा मानना है, सनी साहब, मैं नजदीक से न्यायपालिका को जानता हूँ। ठीक पटेल साहब जरा जवाब ले लूं मैं संक्षेप में। पटेल साहब, मैं आता हूं। हो जाएंगे। हाँ जी, माननीय जज साहब ने कहा पानाचंद जी ने कि अनुच्छेद 124 के तहत जो प्रक्रिया है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती और इसी को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में काफी सारी याचिकाएं लगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सुनने से इनकार कर दिया कि अभी से इस कानून के ऊपर या इस बदलाव के ऊपर कोई आशंका व्यक्त करना ठीक नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने भी कहा है कि मैं किसी भी ऐसे हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करूंगा जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो निष्पक्षता है या जो सर्वोच्चता है या जो संप्रभुता है उस पर किसी तरह की आंच आए। तो ऐसी स्थिति में अभी से किसी उस नतीजे पे पहुंचना और ये कि नारीमन ने कहा है, पानाचंद जी साहब जो फरमा रहे हैं, अभी तो उस पर विचार